गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण, सेकंड ऑर्डर की द्वितीय कोटि की। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है वो किस टाइप से लिखी जाती है? ये आपका है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी dy बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। यहाँ पर वेयर पी क्यू एंड आर आर फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली। ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आए थे वह पी क्यू जो था वो मेरे पास कांस्टेंट था, बट अब जो हम यहाँ इक्वेशन पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, उसमें मेरे पास पी और क्यू जो है वो सब फंक्शन ऑफ एक्स होगा। यानी यहाँ पर वेरिएबल कोफिशिएंट होगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं होगा। कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं। तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हमारी कहलाती है द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये वाला हो जाएगा। ये पूरा पूरा आपको बताना पड़ेगा। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, जहाँ पर पी क्यू और आर जो है वो एक्स के फलन है। ठीक है। अब इसका पहला जो आपके पास डेरिवेशन आता है वो ये है कि कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना डिफरेंशियल इक्वेशन का, जबकि उसका एक इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का दिया हुआ है। यानी कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपके पास अवकल समीकरण में, उसको आपको निकालना है जबकि आपको एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इंटीग्रल दिया हुआ है। यानी जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है? y इक्वल टू यू वी, उसका ये है। तो अगर वो कहता है कि y इक्वल टू यू आपके पास नॉन आपको ज्ञात है, नॉन फंक्शन है, तो आपको v की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पर हम जैसे ये इक्वेशन थी उसमें मेरे पास राइट हैंड साइड जो है वो आपका जीरो रख के हम सॉल्व करेंगे। यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो। ये मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। ठीक है। अब यह लिखता हूँ लेट y इक्वल टू, मैं कहता हूँ u। ये मेरे पास क्या है? बी ए नोट इंटीग्रल, बी ए, ये मुझे यहाँ पर ज्ञात है। नॉन इंटीग्रल ऑफ सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मुझे एक जो ये है ज्ञात है ऑफ सी एफ। ठीक है। तो y equal to u is the solution of 1, सॉल्यूशन ऑफ 1। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो ये इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी? d2u बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू इक्वल टू जीरो, क्यू यू इक्वल टू जीरो, यही आएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 में कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ मैं मानता हूँ नाउ नाउ लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन, हमारा जो पूर्ण हल है ऑफ 1b, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसका मैं मानता हूँ y इक्वल टू यू वी। अब u तो देखिए आपने ऊपर ही कहा है कि इज ए नॉन फंक्शन, यानी
ये हमारे को पता है कि ये यू वी नॉन इंटीग्रल, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ v की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इस इक्वेशन को, ऊपर तक दो लिखी थी ना इक्वेशन, इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब y इक्वल टू मैंने ये माना है जहां पर आपके पास v जो है वो फंक्शन ऑफ x है, ये यहाँ पर, यहाँ ये भी बताना पड़ेगा, वेयर v इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब यहां से मैं dy बाई डी एक्स अगर करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो u और v जो है मेरा फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पर जब मैं एक बार इसको करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v को मैंने कांस्टेंट रखा तो ये हो गया डी यू बाई डी एक्स, प्लस अब u को मैं रख रहा हूँ तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स, ठीक है। ये एक बार डिफरेंशिएट हो गया। नाउ अगेन वापस मेरे को डिफरेंशिएट करना है क्योंकि मेरे को सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आएगी, ये v अगर ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट है तो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। अब मैं ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको कर रहा हूँ तो ये डी यू बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट पड़ा रहेगा। दो टर्म इसकी सिमिलरली इधर से आ जाएगी, डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स। और अब यहाँ पर u ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट तो डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों चीज जुड़ जाएगी। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, इस इक्वेशन को तो नंबर अभी अपन 4 दे देंगे, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 कर दिया। और यहाँ से जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा मेरे पास v डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी यू डी एक्स डी वी डी एक्स प्लस u डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 को इक्वेशन नंबर 3 में हम सब्सटीट्यूट करते हैं। इक्वेशन नंबर देखिए 3, 4, 5 को हम हमारी इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 आप देख लो पहले, ठीक है। यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, डी वाई बाई डी एक्स की रखनी है और वाई की रखनी है। तो इक्वेशन नंबर वाई देखे 3 है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वेशन नंबर 4 और ये डी टू वाई बाई डी एक्स इक्वेशन नंबर 5। तो 3, 4, 5 की हमारे को वैल्यू हमारी इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम रखते हैं तो हमारे पास क्या चीज आती है यहाँ से, सबसे पहले वहां पर था डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी v डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी यू डी एक्स डी वी डी एक्स प्लस क्या है u डी टू वी डी एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, अपन ऊपर से देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ये है v u के साथ और u v के साथ, u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स प्लस q, और y को अपन ने क्या माना था, u v इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 के बाद 6 आ रही होगी मैं समझता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास आ गई है। और यहाँ पर चूंकि इक्वेशन नंबर मैंने वहाँ नॉट इक्वल टू वाली लिखी थी, आर को मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ, जीरो वाली मेरे पास फॉर्म नहीं है। जो इक्वेशन शुरू में हमने लिखी थी ना स्टैंडर्ड, उसमें हम इसको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए। अब यहाँ से मैं करता हूँ v और u के अलग अलग कर देता हूँ, यानी v कॉमन ले लेता हूँ सब में से। देखो एक v यहाँ आ रहा है, एक v इधर से आएगा और ये एक आपके पास v है। तो यहाँ से अगर लिखूंगा तो ये v को मैं कॉमन लेता हूँ, तो पहली टर्म तो आ गई डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, पहली वाली ये टर्म यूज करी। फिर यहाँ से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, p डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से करूंगा तो क्या आ जाएगा, क्यू यू, सॉरी ये y नहीं है ये u है, यहाँ पे से डी यू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। इसी तरीके से अब
ये तो v को मैंने कॉमन लिया था। अब जरा हम u को कॉमन लेता हूं, हमारे पास क्या आता है, d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये तो आ ही गया, तो ये टर्म आएगी और एक लास्ट टर्म और बचेगी टू टाइम्स वाली, ये वाली, प्लस टू टाइम्स ऑफ डी यू डी वी, ये x, ये x इज इक्वल टू आर। ये इक्वेशन मेरे पास आएगी। ठीक, अब इसमें देखिए ये वाला पार्ट जो है वो शुरू में हमने इसको कहा था दिस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आर को हमने जीरो रखा था। तो अगर ये मैं इसको ये करता हूं तो मेरे पास इक्वेशन रिड्यूस होके क्या आ जाएगी, ये पूरा पार्ट वेनिश हो जाएगा। तो ये हो गया u डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर। डेरिवेशन नहीं भी आए तो भी आपको ये होना चाहिए पता कि हमको करना क्या है। डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, यू कॉमन लिया है तो ये अंदर v है, ये आप ध्यान रखना u नहीं है। डी टू वी और यहाँ भी डी वी बाई डी एक्स, एक टर्म ये आएगी और दूसरी टर्म क्या आएगी आपके पास, प्लस टू टाइम्स ऑफ डी यू डी एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू आर। आपके पास ये है। ठीक है, यहां से मैं u को थ्राउट क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं। u को थ्राउट डिवाइड कर देता हूं, इसको लीनियर इक्वेशन बनाने की मैं कोशिश करता हूं। तो ये देखो डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वी बाई डी एक्स प्लस टू अपॉन यू डी यू डी एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू आर अपॉन यू। यू को मैंने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। तो अब यहां से अगर मैं ये कॉमन लेता हूं, डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूं तो देखो ये तो हो गया डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसमें से डी वी बाई डी एक्स कॉमन लूं तो यहाँ तो p बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, टू अपॉन यू और डी यू बाई डी एक्स, और इधर क्या बचेगा, r बाई यू। आर भी फंक्शन ऑफ एक्स है एंड यू भी फंक्शन ऑफ एक्स है, मीन्स राइट हैंड साइड टोटली फंक्शन ऑफ एक्स मेरे पास है। अब मैं यहाँ पर ये डी यू नहीं है डी वी है, मैं सब जगह गलत, थोड़ा सा इसको चेक करो, डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं अगर कह दूं कि डी वी बाई डी एक्स को मैं कैपिटल P मान लूं, लेट डी वी बाई डी एक्स, फिर ये यू लिखा जा रहा है, इसको डी वी पढ़ो, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू स्मॉल p। देन इक्वेशन नंबर जो भी है ऊपर की, ये क्या हो जाएगी, डी पी बाई डी एक्स प्लस, ये आपके पास p हो ही गया, ये स्मॉल p, और ये पूरा जो भी फंक्शन है कैपिटल P प्लस टू अपॉन यू। देखिए यहाँ पर P भी आपके पास नोन है क्योंकि इक्वेशन में आपको दिया हुआ होगा फंक्शन टू अपॉन यू, तो यहाँ पर u आपको नॉन फंक्शन है पहले ही बताया है, और ये आपके पास क्या था अंदर, डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि u जो है वो फंक्शन ऑफ x है, तो ये डिफ्रेंशिएट होके भी मेरे पास कोई ना कोई फंक्शन आएगा x का, और ये r बाई यू जो है वो आपके पास सेम है। तो ये इक्वेशन जो बनी है मेरे पास वो लीनियर इक्वेशन इन p हो गई, क्योंकि हमारे पास लीनियर इक्वेशन हम हमारे सबसे पहले लेक्चर में देख के आए थे, वहां पर क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जो भी आपके पास था फंक्शन ऑफ एक्स, जहां पर पी और क्यू जो था वो फंक्शन ऑफ एक्स था। तो यहाँ पर आपके पास पी क्या बन रहा है, ये पूरी की पूरी चीज आपके पास पी बनी है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मैं लिखूंगा, क्योंकि ये इक्वेशन आपके पास क्या हो गई, विच इज लीनियर इक्वेशन इन स्मॉल p, इन स्मॉल p एंड x, ये फंक्शन ऑफ x है ना आपके पास, आर यू जो भी है वो फंक्शन ऑफ x है। तो यहां से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e, और यह इंटीग्रेट ऑफ क्या करते थे p, ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ आ जाएगी,
कैपिटल P प्लस 2/u du/dx, और ये आ जाएगा आपके पास x, सॉरी dx। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e रेस टू दी पावर p dx। पहला तो एक ही आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा इंटीग्रल 2/u du। ठीक है, और भी इसको सॉल्व करके इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से ये हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, फिर जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल लेते हैं तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, क्योंकि मैं p में कर रहा हूँ तो p इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या करते थे हम इधर, q। q आपके पास कितना है यहाँ पर, q आपके पास इधर जो है उसको हम रख देंगे, तो q आपके पास है r/u इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c1। ठीक है, यहां से हम जैसे ही p आएगा, p को वापस हम क्या करेंगे, dv/dx जो हमने ऊपर माना था, और फिर इंटीग्रेट करके हम इसकी वैल्यू v की निकाल लेंगे। अब जैसे मैं यहाँ से p को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर p की वैल्यू आएगी, और p मैंने शुरू में क्या माना था, p इक्वल टू मैंने माना था dv/dx। ठीक है, तो जैसे ही मेरे पास p निकल जाएगा मैं dv/dx इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, और चूंकि मुझे v फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसे इंटीग्रेट कर दूंगा, जो भी मेरे पास पार्ट निकल के आएगा। और जैसे ही मेरे पास v आ जाएगा और u है, तो मेरा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो मेरे पास क्या था, uv। तो दोनों ही फंक्शन ऑफ x है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। तो इसके कुछ नियम है अपने पास, तो हम उसको पहले देख लें कि हमको किसी भी क्वेश्चन में हमारे को कैसे क्या ध्यान रखनी चीज है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास है रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेट इंटीग्रल बिलोंगिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन है, जैसे आपके पास है d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो है रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग बिलोंगिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, that is the solution of d2y/dx² plus p dy/dx plus qy इक्वल टू 0। अगर मैं इसका रूल नंबर 1 लिखता हूं, रूल नंबर 1 का मतलब है, फर्स्ट रूल ये कह रहा है कि y इक्वल टू e रेस टू द पावर mx जो है इज ए सॉल्यूशन ऑफ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। ठीक है, यहां से मेरा नया आर्टिकल चल रहा है, यहाँ है रूल्स फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हमारा जो इंटीग्रल हमें ज्ञात करना है ना, यू कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक हमारे पास नोन होगा। तो यहाँ पर है रूल फर्स्ट में, y इक्वल टू ई रेस टू द पावर mx इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 ऑफ 1। ठीक है, इफ m² प्लस pm प्लस q इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होता है ये। तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, ये कह रहा है कि ये इज द सॉल्यूशन ऑफ, हमने वहां पर क्या लिया था, जब शुरू में मैंने आपको लिखाया था तो y इक्वल टू यू जो था वो मेरा क्या था, नॉन फंक्शन था। ठीक है, यहां पर मैं कह रहा हूं अगर y इक्वल टू ई रेस टू द पावर mx जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का अगर सॉल्यूशन है, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या करूंगा कि मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे को निकलेगा dy/dx। यहाँ dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m और e रेस टू द पावर mx, ये डिफरेंशिएट होगा तो यही आएगी आपके पास, dy/dx इज इक्वल टू m e रेस टू द पावर mx। सिमिलरली d2y/dx² की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू m² e रेस टू द पावर mx। ठीक है, अब इन तीनों की वैल्यू को, y आपने जो माना था वो, और इन तीनों की वैल्यू को अगर मैं मेरे ओरिजिनल इक्वेशन जो यहाँ पर हमारे पास थी उसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m² e रेस टू द पावर mx प्लस p और m e रेस टू द पावर mx प्लस
q और y को हमने क्या बनाया था, e रेस्ट टू द पावर mx इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं e रेस्ट टू द पावर mx को कॉमन ले तो मेरे पास क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आपके पास आ गया है, या तो e रेस्ट टू द पावर mx इक्वल टू 0 हो, या m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो। ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि इसको तो आपने माना था y इक्वल्स टू ई रेस्ट टू द पावर mx। ठीक है, तो अब आपके पास 0 कौन सा हुआ, ये हुआ। तो ये आपके पास पहला वाला आ गया पर्टिकुलर केस। अब मैं इसका अगर पर्टिकुलर केस करता हूँ, पर्टिकुलर केस का मतलब क्या है, पर्टिकुलर केसेस जो बात करते हैं, पहला है टेक m इक्वल टू 1। अगर m इक्वल टू 1 कर रहा हूं तो मेरे पास y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेस्ट टू द पावर x, और इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। जब मेरे पास अगर एक पूरक फलन ये है मेरे पास ज्ञात, तो उस केस में दिस इज इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं कहता हूँ टेक m इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू e रेस्ट टू द पावर ट्वाइस ऑफ x। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अगर m की वैल्यू को मैं 2 रखूं तो ये हो जाएगा 4 प्लस कितना हो गया, 2m प्लस q। यहाँ पर ये आपके पास आएगा अगर m को मैं 2 रखता हूँ तो। m इक्वल टू 2 रखने पर मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 4 प्लस 2m, सॉरी 2p, 2p प्लस q इक्वल टू 0। व्हेन m इक्वल टू -1 अगर रखूं तो y इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर x हो जाएगा। और यहाँ m को अगर मैं -1 रख रहा हूं तो मेरे पास कितना चेंज आएगा, बस यहाँ चेंज आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस का p प्लस q इक्वल टू 0। अब इससे इस चीज को आप समझिए कि यहाँ तो मैंने ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है। अब यहाँ पर देखिए आपको p और q पता होगा इक्वेशन में, जो भी फंक्शन x के हैं, अगर वो इस तरीके का दे देगा तो हम कह देंगे कि ये इसका पूरक फलन है। अगर इस तरीके का देगा तो हम कहेंगे e रेस्ट टू द पावर x इसका पूरक फलन है। अगर इस रूप में आ जाएगा तो हम कहेंगे e रेस्ट टू द पावर 2x इसका एक पूरक फलन है। इसका मतलब ये मेरे पास नोन हो गया, दिस इज इक्वल टू यू, दिस इज इक्वल टू यू, और अभी जो ऊपर निकाला था वो भी हमारे पास u है। तो ये इसका एक है। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये आज का आर्टिकल आपको क्लियर हो जाएगा, या फिर मैं आपको और भी पर्टिकुलर केस बताता हूँ, कल मैं इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन करूंगा। तो सेकंड केस में लेता हूँ, केस सेकंड, केस सेकंड में है कि इफ y इक्वल टू ले रहा हूं मैं x इज टू द पावर m इज सॉल्यूशन ऑफ, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इफ m माइनस 1 प्लस p m x प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो इस टाइप से ये लिखा है। ठीक है, तो जैसा ऊपर किया था वैसे ही हमारे को करना है। इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और जब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो ये m बाहर आएगा और x इज टू द पावर m माइनस 1 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सिमिलरली d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर निकालते हैं तो ये क्या निकलेगा आपके पास, m माइनस 1, और ये हो जाएगा x इज टू द पावर यहाँ पर हम लिखते हैं इसको x रेज टू द पावर, क्या कर रहा था मैं, हाँ, x रेज टू द पावर m माइनस 2। इन सबके समीकरण जो हमने ऊपर माना था उसमें समीकरण में वैल्यू रख देते हैं। तो ये देखिए ये हो गया मेरे पास m माइनस 1 x रेज टू द पावर m माइनस 2 प्लस p, इसकी वैल्यू है m x रेज टू द पावर m माइनस 1 प्लस q
y की वैल्यू क्या मानी थी हमने, x टू द पावर m इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आएगी। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर x टू द पावर m माइनस 2 को मैं थ्रू आउट कॉमन ले लेता हूँ। x टू द पावर m माइनस 2 को मैं थ्रू आउट अगर कॉमन लेता हूँ तो ये m माइनस 1 आ गया। या m माइनस 2 बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा और ये करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा pmx। ठीक है, ऐसे यहाँ करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, qx स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लो तो ये प्लस का 2 माइनस का 2 कटेगा तो एक्स टू द पावर m सेट हो गई इक्वेशन। यहाँ m माइनस 1 है तो यहाँ आपके पास कितना है, m माइनस 2 और प्लस का 1 तो माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू 0, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 जो हम ऊपर करके आए थे। तो यहाँ पर हमारे को कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये चीज तो 0 होगी नहीं, क्योंकि y इक्वल टू आपने क्या माना था, x टू द पावर m माना था, तो ये आपके पास 0 नहीं होगा। इसी तरीके से इसके भी पर्टिकुलर केसेस हैं, जब m इक्वल टू आपके पास 1 हो तो आप यहाँ 1 वैल्यू रखें। 1 वैल्यू रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा px प्लस qx स्क्वायर, px प्लस qx स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब m इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y इक्वल टू आपके पास कितना हो रहा है, x टू द पावर 1 x, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, px प्लस qx स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज p प्लस qx इक्वल टू 0। अगर ये चीज आपके पास आती है तो ये इसका एक कॉम्प्लिमेंट्री फंक्शन होगा। अब अगर मैं -1 की बात करूं या 2 की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आते जाएंगे। तो ये इसका एक तरीका है जिसको कि हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको यूज करेंगे। तो कुछ इसकी एक टेबल बन जाती है, वो टेबल मैं बना देता हूँ, जिसको आप थोड़ा सा याद करना चाहो तो आपको याद हो जाएगा। कंडीशन यहाँ पर आप इस तरीके से लिखेंगे, कंडीशन क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, कंडीशन है आपके पास 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन बनती है तो y इक्वल टू ई रेस टू दी पावर x यानी m इक्वल टू 1। फिर मैंने कहा था 1 माइनस पी प्लस क्यू, हम जो ऊपर करके डिस्कस आए वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसमें लिखा था y इक्वल टू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, और अभी हम ऊपर के अभी दो और जो डिस्कस करके आए वो और लिख देता हूँ। 1 स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ई रेस टू दी पावर एम एक्स जो ओरिजिनल आया था मेरे पास। ठीक है, और ये तो हुआ मेरे पास ई रेस टू दी पावर एम एक्स का। अब इसी तरीके से एक्स रेस टू दी वाई इक्वल टू एक्स का अगर करते हैं, वाई इक्वल टू एक्स का मतलब एम इक्वल टू 1। एम इक्वल टू 1 हुआ था तो मेरे पास क्या हुआ था, पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। ये कंडीशन आई थी। सेकंड में अगर एम इक्वल टू मैं 2 रखूं तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया था, 2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यहाँ से हटेगा नहीं, इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। और एक्स टू द पावर m में अभी मेरे पास क्या आया था, m माइनस 1 वाला जो आया था, इसको मैं इन जनरल और कर देता हूँ। y इक्वल टू अगर एक्स टू द पावर m आपके पास कोई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो उसमें हमारे पास क्या बनेगा, m माइनस 1, फिर क्या आया था प्लस का p mx प्लस q एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये टेबल आपको याद रखनी है, क्योंकि इसमें क्या है, ये वाले मेरे सारे कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉन फंक्शन हो जाएंगे अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती चली जाएगी तो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का ये देखेंगे कि हमारे पास कैसे कंडीशंस आती है और हम अगर एक सॉल्यूशन होता है तो हम उसको वी को कैसे निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू।